उसकी कही हुई बात को सुनकर सृष्टि ने अपने हाथ की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। साथ ही वह अपने दांत पीसते हुए कुछ बोलती कि तभी दिलीप जी ने जल्दी से आकर महक जी से कहा, आप ले जाओ अंदर, मैं अभी इसे लेकर आता हूँ। और उन्होंने महक जी को सब कुछ संभालने का इशारा किया, जिस पर उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर ऋषि के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो बेटा अंदर चलो। वहीं ऋषि के दिमाग में तो जैसे बार बार एक ही बात चल रही थी कि आखिरकार उस लड़की ने उन्हें माँ क्यों कहा था। क्या ये उनकी ही बेटी है? लेकिन जहां तक उसे पता था कि उनकी सिर्फ एक ही बेटी है, तो फिर कैसे? क्या उसने सच में उस लड़की को गलत समझ लिया था? वहीं उसके जाने के बाद सृष्टि, जो कि घूर घूर कर ऋषि को ही देख रही थी, दिलीप जी ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या हुआ था यहाँ पर बेटा, और क्यों गुस्से में हो? जिस पर सृष्टि ने उन्हें देखा और उदासी के साथ कहा, कुछ भी नहीं डैड, सब सही है, आप फिक्र मत कीजिए। जिस पर उन्होंने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, चेहरे पर उदासी साफ दिख रही है, इसीलिए मुझसे झूठ बोलना बंद करो। जो भी हो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ और जानता हूँ यहाँ जो भी हुआ है वो सही तो नहीं हुआ होगा, इसलिए बताओ क्या हुआ है। जिस पर सृष्टि ने उन्हें सारी बातें बता दी थी कि क्या हुआ था, जिस पर दिलीप जी ने एक गहरी सोच में पड़ गए थे। तो क्या होगा आगे, क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम जहाँ पर शुरुआत ही तकरार से हुई है, और क्या करेगा ऋषि सृष्टि के साथ? क्या करेगी सृष्टि? क्या होगा जब ऋषि को पता चलेगा सच? क्या होगा जब ये रागनी और दिव्या को पता चलेगा? क्या सच में ये लव स्टोरी कामयाब होगी या नहीं, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। साथ ही लाइव सब्सक्राइब भी करते रहना। थैंक यू सो मच। तो स्टोरी, जिस पर दिलीप जी ने थोड़ी देर के लिए तो गहरी सोच में पड़ गए थे, लेकिन फिर सृष्टि को समझाते हुए कहा, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी बेटा, वह बहुत अच्छा लड़का है और किसी भी लड़की से बोलता तक नहीं है। फिर बदतमीजी तो बहुत दूर की बात है, मैं जानता हूँ तुम झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन जरूर कोई गलत फहमी ही हुई होगी। मैं जानता हूँ तुम हर्ट हो गई, लेकिन जितना उसके बारे में सुना है वो बहुत अच्छा है। अब मैं नहीं जानता कि आखिर उसने तुम्हें गलत क्यों समझा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जिस पर शशि ने अपनी मन में गुस्से के साथ कहा, अच्छा माय फुट, किधर से अच्छा था? ना तो बात करने की तमीज थी और ना ही लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी आती है। और उसे और गुस्सा तो जैसे पूछो ही मत, अमीर है तो क्या हुआ, किसी को भी कुछ भी बोलेगा और कुछ भी करेगा। अगर मुझे चोट लगी हो तो क्या मेरी वजह से लगी, क्या खुद की वजह से लगी है? और उसने अपना मुंह बनाया। वहीं दिलीप जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो बेटा, हर बार जो सामने से दिखता है ना वह सच तो नहीं होता ना, क्या पता कोई और बात हो। जैसे खुद को ही देख लो, सबको खुश रखती हो, फिर भले ही अंदर से कितने ही गम हो। इसलिए बात करूँगा मैं ज़रूर, कोई गलत फहमी होगी, ओके? और अगर गलतफहमी नहीं हुई तो तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। जिस पर सृष्टि की आंखें थोड़ी सी नम थीं, जिस पर दिलीप जी ने उसका सिर सहलाकर गले लगाते हुए कहा, अरे बच्चा, कुछ नहीं हुआ है। अगर ये सच हुआ ना तो मैं खुद उसे इसकी सजा दूंगा, ओके? जिस पर सृष्टि के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद वह उनसे दूर हुई और उसकी नज़र अपनी कार की तरफ गई। जब उसने कार की ये हालत को देखा तो जैसे सृष्टि को वापस से गुस्सा आने लगा था। उसने मन ही मन कहा, उसकी तो मुझे उसमें या उसकी कोई भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं, गलती की तो सज़ा तो मिलेगी ही। वह कैसे मेरे कैरेक्टर को डिसाइड कर सकता है? सच में मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सबका बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी कार की ही हालत हुई है। तुम्हें क्या पता मैंने कितनी मेहनत की थी इस एक कार को खरीदने के लिए। वहीं उसे अपनी कार की तरफ देखते हुए देखकर दिलीप जी ने कहा, चलो मैं इसे सही करवा दूंगा, इसीलिए इससे भी उदास मत हो। जिस पर सृष्टि ने जल्दी से बोलते हुए कहा, नहीं नहीं डैड, बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं ना, मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ और मुझे किसी की मदद लेना पसंद नहीं है, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद करवा लूंगी। यह सुनकर दिलीप जी ने उसे रोकते हुए घूर कर कहा, लेकिन बेटा, तुम मुझे अपने डैड मानती हो तो फिर पिता से लेने में। जिस पर सृष्टि ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये खुद से कर लूंगी। मैंने आपको अपना डैड माना है, आपने मुझे वह सब कुछ दिया है जो शायद मुझे मेरे अपने डैड ने कभी नहीं दिया था।
आप मुझे प्यार करते हैं, मुझे समझते हैं, मेरे लिए सब कुछ करते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं ना, मुझे बहुत बड़ी बिजनेस में वुमेन बनना है, इसलिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए ये सब तो कुछ मुझे खुद से ही करने दीजिए ना। और वह उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी, जिस पर दिलीप जी ने हंसते हुए अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं सुधर सकती ना। जिस पर सृष्टि ने अपने दांत दिखा दिए थे, जिसे देखकर दिलीप जी उसके गले पर हाथ, गाल पर हाथ रखकर अंदर की तरफ जाते हुए बातें करने लगे थे। वहीं अंदर महक जी हॉल में बैठकर ऋषि के हाथों से खून को साफ करके उस पर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगा रही थी। वहीं ऋषि के दिमाग में तो वही बात चल रही थी, जिसकी वजह से उसे रहा नहीं गया और उसने महक जी की तरफ देखते हुए पूछा, आंटी जी, मैं एक आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जिस पर महक जी ने उसकी तरफ बिना देखे काफी गौर से उसे लिक्विड को चोट पर लगाते हुए पूछा, हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना है, तुम जो चाहो पूछ सकते हो। जिस पर ऋषि ने सीधा सवाल किया, बाहर जो लड़की थी वह क्या आपकी सच में बेटी है? लेकिन आपकी तो सिर्फ एक ही बेटी है ना। उसकी कही हुई बात को सुनकर महक जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए ऋषि की तरफ देखते हुए कहा, अरे वह सृष्टि, हाँ हाँ बेटा, वो ना एक नंबर की झल्ली है, नादान है, इसीलिए उसकी बातों का बुरा मत मानना। वह बहुत अच्छी लड़की है, वह हमारी पलक की बहुत अच्छी दोस्त है, और वह उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती है, जिससे हमारे लिए भी वह हमारी बेटी के समान ही है। और वह भी हमें मॉम डैड ही बुलाती है, और आज ही आई है। पता नहीं किस बात से उसने तुम पर वह सब कुछ बोल दिया था या फिर गुस्सा कर दिया था, वरना वह तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी है। इसलिए उसकी बात का अगर बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना उसे। उसकी कही हुई बात को सुनकर ऋषि के दिमाग में सब कुछ चलने लगा था। जब वह कॉल करके आया तो उसके दिमाग में एक एक करके सारी बातें चलने लगी थी कि वह उसके पास आई और उसने उसे बुलाया, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसने सच में उस लड़की को गलत समझ लिया है। अगर कोई भी किसी के कैरेक्टर पर ऐसे उंगली उठाएगा तो उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा ना। लेकिन वह अपनी फैमिली मेंबर को लेकर केयरलेस भी नहीं हो सकता था। वह जानता था उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, कब कहाँ कौन से रूप में आ जाएं उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। लेकिन फिर उसके दिमाग में उसकी बातें आने लगी थी, जिससे वह गुस्से में भी आ गया था और उसे सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन अपने पिता के बारे में कुछ भी गलत सुनना या फिर बोलना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। और वह उसके लिए किसी को भी माफ़ भी नहीं कर सकता था, फिर भले ही वह सृष्टि ही क्यों ना हो, गलती भले ही उसने ही क्यों फिर उसने ही क्यों ना की हो। साथ ही उसके दिमाग में चलने लगा था कि अगर ये वही नहीं है तो वह सुबह सुबह अपने आप को चेंज कैसे की हुई थी। उसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था कि तभी दिलीप जी सृष्टि दोनों बातें करते हुए अंदर आए, जिससे सृष्टि सृष्टि की तरफ देखने लगा था। लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, उन दोनों की आंखों में गुस्से को साफ देखा जा सकता था। वही सृष्टि ने उसे एक बार भी नहीं देखा और उसका इग्नोर करते हुए वह वहां से ऊपर की तरफ चली गई थी। वहीं उसे इग्नोर करते हुए देखकर ऋषि को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जो उसे इग्नोर करे। उसका चार्म ही इतना था कि कोई भी उसे अपनी नज़रें नहीं हटा सकती थी, और ये लड़की उसे इग्नोर करके जा रही थी, जिससे वह उसे और भी ज़्यादा ध्यान से घूर घूर कर देखने लगा था। वहीं सृष्टि ने महक जी की तरफ देखा और ऋषि की तरफ ना देखते हुए सिर्फ उसके हाथ को देखा, जहाँ पर महक जी ने अब पट्टी कर दी थी। उसे एहसास था कि वह उसे घूर रहा है, जिससे उसे और भी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसे घूरने वाले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और वह कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी, जिससे उसने महक जी की तरफ देखते हुए कहा, मिस ब्यूटी क्वीन, आपका आइडिया तो फेल हो गया और मैं एक बेवकूफ़ की वजह से कहीं नहीं जा पाई, तो मैं बाद में शॉपिंग कर लूँगी, अभी मैं चली सोने के लिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। और उसने जमाई ली और किसी भी की भी बिना सुने ऊपर वाले रूम की तरफ जाने लगी थी। वहीं उसकी बात सुनकर ऋषि की आंखें छोटी हो गई थी। वह उसे और भी ज़्यादा घूर घूर कर देखने लगा था। एक के लिए तो शायद वह समझता था कि उसने गलती नहीं है, जिससे वह माफ़ी भी मांग लेता, लेकिन ये लड़की उसके लायक ही नहीं थी। वही यह सुनकर महक जी ने उसकी तरफ घूर घूर कर देखते हुए कहा, सृष्टि रुको, तुम्हें क्या हुआ है?
आज ऐसे कैसे बोल रही हो? ये भी देखो, घर में कोई आया है। जिस पर सृष्टि ने अपनी जगह पर कदम रुक गई और उसने अपना सर घुमाकर एक नज़र पहले महक जी की तरफ देखा और फिर ऋषि की तरफ, जो कि अभी भी उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर उसे एकदम से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर महक जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ, आई एम वेरी वेल नो कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, और आप है ना उनकी खातिरदारी करने के लिए, फिर मेरी क्या ज़रूरत है, इसीलिए मैं चली सोने। सो डू नॉट डिस्टर्ब मी। और वह वहाँ से एक नज़र ऋषि को घूर कर ऊपर की तरफ चली गई, साथ ही मन में बड़बड़ाती हुई बोली, सही ही तो कहा है, बेवकूफ़ ही तो है, इसमें क्या गलत बोला है? और मेहमान आए हैं तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं क्या उसकी आरती उतारूं, डफर कहीं का। वहीं उसे जाते देख महक जी ने सिर पीट लिया था। वहीं दिलीप जी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो क्या होगा आगे? क्या सच में ऋषि और सृष्टि को अपनी अपनी गलती का एहसास होगा? क्या मोड़ लेगी उसकी एक खट्टी मीठी सी टकरार? वहीं सृष्टि के वहां से जाने के बाद महक जी ने ऋषि की तरफ काफी ऑकवर्ड लहजे के साथ देखा, जिस पर ऋषि ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट पास कर दी और अपने हाथ की मुट्ठियों को भींचते हुए अपने मन में कहा, इस लड़की को तो सच में मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बोलने की? छोड़ूंगा नहीं, इडियट कहेगी। वहीं दिलीप जी ने माहौल को सही करने के लिए थोड़ा खांसते हुए कहा, ओह सॉरी बेटा, उसकी वजह से अगर बुरा लगा हो तो। फिर उन्होंने महक जी की तरफ कहा, अरे महक जी, आप खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? घर में मेहमान आए हैं, चाय नाश्ता तो लेकर आओ। जिस पर महक जी ने जल्दी से अपना सिर हाँ मैं हिलाते हुए कहा, जी मैं अभी लेकर आती हूँ। वहीं यह सुनकर ऋषि ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं आंटी जी, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी लंच करके आया हूँ, इसलिए अब निकलता हूँ। जिस पर महक जी ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, अगर तुम यहाँ आए हो तो मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगी ना, इसलिए बस 5 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। यह कहते हुए वह उनकी बिना सुने दिलीप जी को इशारा करते हुए किचन की तरफ चली गई थी कि वह उसे वहां से कहीं भी न जाने दे। वहीं उनके जाने के बाद दिलीप जी ने ऋषि के तरफ देखा और फिर उसके पास ही बैठ गए, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, वो नादान है बेटा, उसकी बात का बुरा मत मानना। जिस पर ऋषि ने एक फीकी सी स्माइल दी। नादान? वह किधर से नादान दिखती थी, चालाक लोमड़ी कही की। यह सब वह अपने मन में सोच रहा था और काफी गुस्सा भी हो रहा था कि तभी दिलीप जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, वो नादान नहीं बल्कि वह काफी ब्रेव एंड क्लेवर गर्ल है, बट वो बहुत अच्छी है। सब जब तक उसे कोई भी नहीं छेड़ता वो उसके साथ कुछ भी नहीं करती, और उसने मुझे सब कुछ बताया कि बाहर क्या हुआ था। और मैं जानता हूँ कि तुम भी किसी वजह से लड़ाई या झगड़े तो नहीं करते होंगे, तो इसकी वजह क्या है मैं यही जानना चाहता हूँ। पहले तो वह चौंक गया था कि उसकी मन की बात उन्हें कैसे पता चली, कहीं उसने तेज तो नहीं बोल दिया था। लेकिन फिर उसकी बातों को सुनकर पहले वह चुप रहा, फिर अपनी नजर चुराने लगा। जिस पर दिलीप जी ने समझाते हुए कहा, अरे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, वो रियलिटी में ऐसे ही है, और हाँ मैं उसे कुछ नहीं बताने वाला, इसीलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब तुम मुझे बेफिक्र होकर बता सकते हो, बेशक बता सकते हो क्या हुआ था वहाँ पर। वो ऐसे ही थे, सभी के साथ फ्रेंडली। वहीं यह सुनकर ऋषि फिर भी छेप गया था, बट फिर उसने सारी बातों को बताते हुए कहा, कुछ नहीं अंकल, बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। एक्चुअली आप तो जानते हैं कि हमारे कितने ही दुश्मन हैं, और वह कब किस रूप में आ जाए इसका हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। इसी वजह से मुझे बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि आज सुबह ही मैंने मॉल में एक लड़की को देखा था जिसने पहले तो काफ़ी अतरंगी कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर उसने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया था, और वह कोई और नहीं थी बल्कि यही थी, जिसकी वजह से सब जब मैंने उसे बाहर देखा तो मुझे बस गलतफहमी हो गई थी कि ये भी हमारे दुश्मनों की चाल हो सकती है। जिस पर दिलीप जी ने उसकी बातों को काफ़ी गौर से सुना, और सारी बातों को सुनने के बाद जब उन्हें पता चला कि उसे किस वजह से गलतफहमी हुई है तो वह जोर जोर से हंसने लगे थे। उसने अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। यह देखकर ऋषि उन्हें अजीब नज़रों से देखने लगा था। उसी वक्त किचन से महक जी ने चाय नाश्ता लेकर आते हुए दिलीप जी को देखते हुए कहा, अरे क्या हुआ है, आप इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? और फिर उन्होंने नाश्ते को टेबल पर रखकर चाय को ऋषि की तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा
तुमने कोई जोक मारा है क्या? क्या हुआ इन्हें? जिस पर ऋषि ने चाय को लिया और वह कुछ बोलता कि तभी दिलीप जी ने काफी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे पता ही था कि जरूर कोई ना कोई बात जरूर होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये बात ऐसी होगी। मुझे लगता था कि यह एक दिन फंसेगी इस चीजों के चक्कर में, लेकिन नहीं, उसे तो सुनना ही नहीं होता। लो, आज मेरी बात सच हो गई ना? उनकी कही हुई बात को सुनकर ऋषि और महक जी दोनों ही असमंजस से उन्हें देख रहे थे, क्योंकि दोनों को ही उनकी बातें समझ नहीं आई थी, जिसकी वजह से महक जी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, अजी, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्यों इतना हंस हंस कर? साफ साफ क्लियरली बताएंगे कि हुआ क्या है? जिस पर दिलीप जी ने अपनी हंसी को अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी प्रिय पत्नी जी, मैंने कहा था ना, ये लड़की जो कि रिश्ता तुड़वाने के लिए बार बार रूप बदलती है ना, कभी ये इस पर ही भारी पड़ेगा। देखिए, आज किसी ने उसे जासूस समझ लिया था। जिस पर यह सुनकर ऋषि ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या अंकल? कौन सी लड़की और रिश्ते तुड़वाने के लिए? मतलब क्या? जिस पर दिलीप जी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ, ये हमारी जो सृष्टि है ना, ये थोड़ी पागल है, मतलब दिमाग से थोड़ी सी क्रैक है। और इससे ज़्यादा अजीब तुम्हें इस पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। ये जितनी अजीब है ना, उससे ज़्यादा अजीब इसके आइडियाज़ होते हैं। और हमारी सिस्टर बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती है, वह अपना करियर बनाना चाहती है, लेकिन इसकी फैमिली बार बार उसे शादी करने के लिए प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से वह अपना रिश्ता तोड़ने के लिए बार बार रूप बदलकर ब्लाइंड डेट पर जाती है। और ऐसे ही लड़का उसे देखकर रिजेक्ट कर देते हैं। बस यही बात है कि वह अपने रूप बदलती रहती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और आज सुबह भी उसकी एक ब्लाइंड डेट ही होगी, जिसकी वजह से वह रेस्टोरेंट गई थी और वहाँ पर तुमने उसे जासूस समझ लिया। पलक सृष्टि की सारी हरकतों को दिलीप जी को बताती रहती थी, जिससे उन्हें सब कुछ पता था। वहीं उनकी कही हुई बात सुनकर ऋषि के चेहरे पर हैरानी के भाव साफ देखे जा सकते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि ये पागल लड़की कितनी पागल है। क्या ऐसा कौन करता है? ऐसे रिश्ते को रिजेक्ट ऐसे कौन सोचता है? मैंने तो जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा चालाक लोमड़ी है ये तो। वहीं दिलीप जी ने कही हुई बात को सुनकर महक जी ने ऋषि की तरफ देखने लगी थी। हालांकि उन्हें सारी बातें समझ तो नहीं आई थी, लेकिन कुछ कुछ बातें तो उन्हें समझ आ ही रही थी। वहीं दिलीप जी ने ऋषि को जब हैरान देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए समझाते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, इसमें हैरान होने वाली भी कोई बात नहीं है। वो यही करती है, मैंने कहा था ना, उसे ज़्यादा अजीब कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा बेटा। देखो, भले ही काफ़ी लोग हमारे दुश्मन होते हैं और तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि वह किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि हर किसी पर शक करेंगे। क्या पता कोई वो ना हो, जरूरी थोड़ी है हर इंसान बुरा ही होता है, कोई अच्छा भी तो होता है। लेकिन हमें नहीं पता, बट हम उनका जाने अनजाने में दिल दुखा रहे हैं ना। क्या पता किसी को किस बात से बुरा लगे, और किसी को दुखी करने का हक तो हमें किसी ने नहीं दिया है ना। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जो भी हम बोलते हैं या फिर सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि एक कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं होते। और हमारे शब्द ही हमारी पहचान होते हैं, और ये हमें बुरा भी बना सकते हैं और अच्छा भी। चुनना हमें ही होता है कि हम अच्छा बनना है या फिर बुरा। वहीं ऋषि उनकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहा था और काफ़ी अच्छे से समझ भी रहा था। साथ ही उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी इस गलतफहमी के चक्कर में उसे न जाने क्या क्या बोल दिया था, जो कि शायद उसे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि पहले शुरुआत भी उसने ही की थी। अगर वो गलत नहीं बोलता तो वो भी नहीं बोलती। आखिर कोई भी अपने बारे में कुछ भी तो नहीं सुन सकता ना। जिससे उसे एहसास हुआ कि उसे अब सच में माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए। वह ऐसा ही था, अगर उसकी गलती नहीं है तो कोई भी कुछ भी बोल ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर उसकी गलती थी तो वह का माफ़ी मांगने से भी पीछे नहीं हटता था। उसे सारा ने भी उसे यही सब कुछ सिखाया था कि गलती की माफ़ी मांगने में हमें कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। वह इससे ही खो गया था। वहीं दिलीप जी और कुछ आगे बोलने ही वाले थे कि महक जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे बस करो, वह समझ गया होगा, वह काफ़ी ज़्यादा समझदार है। अब उसे अपनी बातों से ऐसे बोर मत कीजिए। आपकी बातें तो सच में हमें भी समझ नहीं आती हैं।
तो वो तो बस बच्चा ही है। उनकी कही हुई बात को सुनते ही दिलीप जी ने अपना मुंह बना लिया था उनकी तरफ। मुंह बनाते हुए देखा। वहीं यह सुनकर ऋषि ने अपने सेंस में वापस आया और फिर जल्दी से मना करते हुए कहा, अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर उसने दिलीप जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सब कुछ समझ आ गया और थैंक यू सो मच अंकल, मुझे इस तरीके से समझाने के लिए। जिस पर दिलीप जी ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, जीते रहो बस। वहीं ऋषि ने फिर महक जी की तरफ देखते कहा, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ आंटी? एक्चुअली मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। मुझे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी और ना ही उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए था। जिस पर महक जी के बोलने से पहले ही दिलीप जी ने जल्दी से कहा, अरे क्यों नहीं बेटा, जाओ जाओ जल्दी से जाओ। वह सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए लेफ्ट साइड पर तुम्हें 3 रूम दिखाई देंगे। सबसे लास्ट में है ना वही रूम, उसी का ही है। जिस पर ऋषि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर अपना सिर दोनों के आगे झुकाते हुए वह वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गया था और फिर रिस्पेक्ट के साथ वहाँ से खड़ा होकर ऊपर की तरफ चला गया था। वहीं दिलीप जी ने उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं उनके चेहरे की स्माइल को देखकर महक जी ने घूरते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं आप? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? जिस पर दिलीप जी ने उनके हाथ को पकड़कर उन्हें अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, उनकी छोड़िए, पहले आप बताइए आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं? वहीं उनकी इस हरकत पर महक जीत ने तो एकदम से शर्म से पानी पानी होने लगी थी। उन्होंने जल्दी से उनकी गोद से खड़े होते कहा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? एक बार जगह तो देख लीजिए कहाँ पर है, कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। आप सही में शर्म नहीं है क्या? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। जिस पर दिलीप जी ने उन्हें अपनी बाहों में और कसते कहा, अरे कोई नहीं देख रहा है, अभी तो यहाँ पर कोई है भी नहीं, तो कौन देखेगा? जिस पर महक जी ने उन्हें आंखें दिखाते हुए, देखो आप ना जानते हैं कि कितने बड़े हो चुके हैं आप। जिस पर दिलीप जी ने उनके गालों पर एक लट को कान के पीछे करते हुए कहा, हाँ क्या मैं क्या? और वह उन्हें काफ़ी प्यार भरी नज़रों से देखने लगे थे। उनके इस तरीके से देखने की वजह से महक जी की आंखें तो खुद ब खुद नीचे हो गई थी। यह देखकर दिलीप जी के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं उनके चेहरे को पकड़ने के लिए अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें पकड़ते उससे पहले ही महक जी ने जल्दी से कहा, अरे पलक बेटा तुम आ गई। जिसकी वजह से दिलीप जी ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा। बस इसी का फायदा उठाते हुए महक जी फुर्ती से उनकी गोद से खड़ी हो गई और बिना कुछ बोले जल्दी से वहां से अपने रूम की तरफ भाग गई। वहीं यह देखकर दिलीप जी समझ गए कि उन्हें बुद्धू बनाया गया था, जिसकी वजह से उनका मुंह बन गया था। लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रिय बेबी जी, आप आखिरकार हमसे भागकर कहाँ ही जाएंगी? वहीं दूसरी तरफ ऋषि सृष्टि के रूम की तरफ बढ़ रहा था। वह ऊपर पहुंचा और उसका रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसकी वजह से वह रूम के दरवाजे पर खड़े होकर उसे नॉक करने ही वाला था कि तभी उसके कान खड़े हो गए और उसकी आंखें छोटी हो गई थी। साथ ही उसके भौहें आपस में गुस्से की वजह से जुड़ गई थी। उसकी नज़र सृष्टि के ऊपर पड़ी, जो कि सोने की बजाय रूम में इधर से उधर गुस्से से चल रही थी। साथ ही वह उसके बारे में कुछ ना कुछ गुस्से से बोले जा रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैरेक्टर लेस बोलने की? समझता क्या है खुद को? कमीना, हरामजादा। अमीर है तो क्या हुआ, अपनी अमीर गिरी मुझ पर झाड़ेगा क्या? एटीट्यूड तो हाई, जैसे मार ही डालेगा। जैसे हम तो डर जाएंगे ना। बढ़ाया, खुद को समझते क्या है? हम अपने खुद के बाप से नहीं डरते तो क्या इस चीज़ से डरेंगे? मेरी इतनी मेहनत से खरीदी हुई कार का कबाड़ा कर दिया। अमीर ज्यादा कहीं का, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। अगर मेरे सामने आ गया ना तो सच में मैं उसकी जान ले लूंगी। इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्या क्या करूं? बस सामने आ जाए ना तो उसकी जान ही ले लूं। भगवान, ये कैसे लड़का मेरे पल्ले पाल दिया है। सच में उसका कचूमा बनाने का मन कर रहा है। उसी वक्त वह एकदम से रुक गई थी। उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। जैसे उसने जल्दी से अपनी नजरों को दरवाजे की तरफ किया और जैसे उसने दरवाजे पर ऋषि को देखा, उसकी जान जैसे हलक में अटक गई थी। वहीं ऋषि का चेहरा पूरी तरीके से तले के निचले हिस्से की तरह कोयले की तरह काला पड़ चुका था। तो अब क्या होगा आगे? क्या करेगा ऋषि सृष्टि की बड़ी बातों को सुनकर? क्या सच में वह अब सृष्टि से माफी मांगेगा? सृष्टि ने जैसे ऋषि को अपने सामने खड़े हुए देखा, वैसे ही उसकी सांखें जैसे उसके गले में ही अटक गई थी और उसकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं उसकी सारी बातों को सुनकर ऋषि का चेहरा काफी ज्यादा डार्क और सीरियस हो गया था। उसके चारों तरफ से एक ऑरा निकलने लगा था, जिसकी वजह से सृष्टि को अपने चारों तरफ का माहौल काफी गर्म होते हुए महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वह अपनी अपनी जगह पर जैसे जमकर खड़ी हो गई थी। वहीं ऋषि ने उसकी तरफ
बढ़ते हुए गुस्से एक एक शब्द पर जोर लगाते हुए कहा, यू क्रेजी गर्ल, क्या कहा था तुमने? अगर सामने आ गया तो तुम मेरी जान ले लोगी। लो, आ गया सामने। बताओ, क्या कर लोगे तुम? बताओ मुझे। और वह अपने एक एक कदम को सृष्टि की तरफ धीरे धीरे से बढ़ाने लगा था। वहीं उसको इस तरीके से अपनी तरफ आते हुए देखकर सृष्टि को थोड़ा सा डर लगने लगा था, जिसकी वजह से वह अपने एक एक कदम को पीछे करते हुए हड़बड़ाकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने रूम में क्या कर रहे हो? क्यों आए हो? सब कुछ तो सुना दिया था ना, अब क्या बाकी रह गया है? उसे भले ही अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वह बाहर से उसे बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी शेरनी बनकर जवाब दे रही थी। वहीं ऋषि ने उसकी तरफ चलते चलते हुए ही कहा, मुझे लगा था कि मेरी गलतफहमी की वजह से मैं तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया था, इसीलिए मैं यहाँ से तुमसे माफ़ी मांगने आया था, लेकिन तुम्हारी यहाँ पर ये बकवास सुनकर तो अब मेरा माफ़ी मांगने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। बल्कि इसके बावजूद अब तुम मुझसे माफ़ी मांगो मेरे बारे में, मेरे पीठ पीछे ये सारी बातें बोलने के लिए। यह ऐसा बोलते बोलते वह उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया था। वहीं सृष्टि जाकर दीवार से सट गई थी, क्योंकि वहां पर अब कोई भी जगह नहीं बची थी। उसे अपने सामने इतने करीब देखकर सृष्टि को काफ़ी अजीब लगने लगा था। उसे सही फील नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसने गुस्से के साथ कहा, पहले मुझसे दूर रहो, दूर रहकर बात करो, करीब क्या कर आ रहे हो? और किस बात की सॉरी? हाँ, मैं किसी बात की माफ़ी नहीं मांगूंगी, ये सब तुम्हारी ही गलती है। आखिरकार तुम ऐसे किसी को बिना जाने बिना सोचे समझे किसी को भी कैरेक्टर लेस कैसे बोल सकते हो? आखिर तुम होते कौन हो किसी का कैरेक्टर डिसाइड करने वाले? और फिर इसमें मेरी गलती कहाँ से हुई? भूल जाओ, मैं तुमसे कोई भी माफ़ी नहीं मांगने वाली। उसकी कही हुई ये बात सुनकर ऋषि के चेहरे का पता नहीं क्या सोचकर एक डेविल स्माइल आ गई थी, जिसकी वजह से वह उससे दूर होने के बजाय उसके काफ़ी पास आते जाते हुए बोला, अच्छा तो फिर सारी मेरी गलती है और मैंने तुम्हें गलत समझा है ना? और तुमने जो मेरे कैरेक्टर को मुझे जाने बिना डिसाइड किया उसका क्या? तुमने भी तो वही किया है ना जो मैंने किया था। मैं एक बिगड़ा हुआ लड़का हूं ना, और तुम्हें मैं किधर से बिगड़ा हुआ लड़का नजर आ रहा हूँ? जिस पर सृष्टि ने उस पर बरसते हुए कहा, तुम पहले मुझसे दूर रहकर बात करो। अभी की अपनी हरकतें देखो, उसी की तरह तो कर रहे हो तुम। और मैं क्या समझूंगी? ऐसे ऐसे कोई किसी लड़की के साथ करता है क्या? अचानक से कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगे तो वह क्या समझेगी? यही समझेगी ना। जिस पर ऋषि ने उसकी तरफ चलते हुए उसे घूरते हुए कहा, यानी कि तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी है ना? जिस पर सृष्टि ने दांत पीसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी। अब दूर हटोगे? क्यों करीब आ रहे हो तुम? जिस पर उसकी बात को सुनकर ऋषि ने उसे कुछ सोचते हुए कहा, कितना कमीनी कमीना और बिगड़ा हुआ हूँ। ये बोलते हुए वह उसके होठों के काफी ज्यादा करीब आ गया था। उसकी सांसें सृष्टि अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपना सर ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखे, जिसकी वजह से उसने गुस्से के साथ कहा, मेरे करीब आना बंद करो, मुझसे दूर रहो, समझ नहीं आ रहा है क्या? जिस पर ऋषि ने अपने उसी अंदाज में कहा, मैं तुम्हें ऑप्शन दे चुका हूँ, अब तुम डिसाइड करो कि तुम क्या करोगी। सृष्टि को इस चीज से सख्त नफरत थी कि कोई उसके करीब आए, खासकर कोई लड़का। वह लड़कों से काफी दूर भागती थी, और पता नहीं क्यों उसके करीब आ जाने की वजह से उसका शरीर जैसे ठंडे पड़ने लगा था और उसकी सांसें जैसे तेज होने लगी थी। वह उसे धक्का देना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ जैसे उठ ही नहीं रही थी। वहीं ऋषि उसके इतने करीब आ गया था कि अगर वह थोड़ा सा भी हिला तो उसके होंठ और उसके होठों से छू जाएंगे, उसके होठों को छूने ही वाले थे कि तभी सृष्टि ने जल्दी से अपनी आंखों को बंद करते हुए बार बार काफ़ी विनती करती हुई ये बोल रही थी, नहीं नहीं प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, नहीं प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे प्लीज़। यह देखकर एक पल के लिए ऋषि भी डर गया था कि इस लड़की को क्या हो गया अचानक से, कहीं कोई भूत तो नहीं आ गया ना अचानक से, ये ऐसा बिहेव क्यों करने लगी है? जिसकी वजह से उसने जल्दी से उसके कंधों को पकड़ के कहा, हे एंग्री बर्ड, होश में आओ, क्या कर रही हो? लेकिन सृष्टि अपने दोनों हाथ जोड़ रही थी और बार बार यही बोल रही थी, छोड़ दो प्लीज़, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना प्लीज़। जिसे देखकर ऋषि ने उसके कंधों को पकड़कर
कसकर पकड़ा और उसे झकझोरते हुए झल्लाकर कहा, शांत हो जाओ और होश में आओ। उसने यह इतनी जोर से बोला था कि चारों तरफ उसकी ही आवाजें गूंजने लगी थी। साथ ही उसकी आवाज नीचे हॉल तक आ रही थी, जहां अपने कमरे में बैठी हुई महक जी ने जब यह सुनी तो वह घबरा गई और दिलीप जी ने भी सुन ली थी। तो दोनों ही एक दूसरे को देखा और फिर वह दोनों ही एक साथ ऊपर की ओर दौड़े। वहीं सब उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सृष्टि जैसे एक जगह ही बड़ी जैसे जम सी गई थी। वह पसीने से तरबतर होकर ऋषि की तरफ देखे जा रही थी। उसके बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में डर था जो कि ऋषि को साफ दिखाई दे रहा था। अचानक से सृष्टि को देखते देखते ही उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छाता हुआ महसूस होने लगा था, जिसकी वजह से वह एकदम से बेहोश हो गई थी। बेहोश होते हुए वह ऋषि के बाहों में झूल गई थी। वहीं जैसे ही ऋषि ने ये देखा, उसने कसकर अपनी हाथों की पकड़ को उसके कमर पर टाइट कर दिया और उसे पकड़ लिया। वह अपनी टेंशन भरी आंखों से सृष्टि की तरफ देखने लगा था, जो कि अब बेहोश हो गई थी। यह देखकर उसने जल्दी से उसे गोद में उठाया और ले जाकर बेड पर लेटे हुए उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, हे होश में आओ, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन सृष्टि तो जैसे बेहोश हो चुकी थी, जिसकी वजह से सृष्टि ने जल्दी से वहां पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और सृष्टि के ऊपर पानी की बूंदें डालने लगा। लेकिन सृष्टि फिर भी अपने होश में नहीं आई थी। यह देखकर उसके माथे पर परेशानी की लकीरें आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस बार उसने ऐसे क्या गलत कर दिया था। साथ ही उसके दिमाग में कई सारे सवाल भी चल रहे थे। अभी तो उसने कुछ किया भी नहीं था, फिर ये सब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लगातार सृष्टि को देखे जा रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसी वक्त महक जी और दिलीप जी दोनों रूम के अंदर आए और उन्होंने जब सृष्टि को बेहोश देखा तो दोनों ही एकदम से डर गए थे। और वह जल्दी से उसकी तरफ जाते हुए बोला, क्या हुआ है सृष्टि को, वह ठीक है। और वह जल्दी से दौड़कर उसके पास आए। वहीं दूसरी तरफ अविनाश की कार मॉल के बाहर जाकर रुकी। कार के रुकते ही दिव्या और रागनी जल्दी से बाहर आए। दोनों को ही शॉपिंग की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, जिसकी वजह से वह लोग जल्दी जल्दी से बाहर निकल गई थी। और अंदर मॉल की तरफ जाते हुए रागनी ने दिव्या का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, ओए सुनना। जिस पर दिव्या ने अंदर चलते हुए कहा, हाँ बोल। जिस पर रागनी ने परेशानी भरी आवाज में कहा, सच बताऊं, अब मुझे ना थोड़ी सी बेचैनी हो रही है यार कि अभी तक भाई क्यों नहीं आए हैं। उसकी कही हुई बात को सुनकर दिव्या ने उसे घूर कर उसकी तरफ देखा और फिर नाटक करते हुए कहा, ओ बच्चा को बेचैनी हो रही है। जिस पर रागिनी ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, दिव्या प्लीज यार, मजाक मत कर, सच बता रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मुझे ना बेचैनी हो रही है यार, जैसे कुछ हुआ है। मैंने सही से गलत तो नहीं कर दिया है ना। जिस पर दिव्या ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, अब तो आपको बेचैनी होगी ही ना। मैंने तो पहले ही कहा था ये रायता मत फैला, लेकिन नहीं, तूने मेरी बात नहीं सुनी। तुझे तो अपना ही करना होता है ना, फिर क्या है, अब करो। और वह वहां से अंदर की तरफ निकल गई थी। वहीं यह देखकर रागनी का मुंह लटक गया था। उसके कदम वहीं पर रुक से गए थे। वहीं थोड़ी आगे चलने के बाद दिव्या ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर पीट लिया था। फिर वापस से रागिनी के पास जाकर उसके हाथ में हाथ डालते हुए कहा, कुछ नहीं हो रहा है, मुंह मत लटका अपना, सब सही होगा समझी। इसीलिए अभी हम यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हैं ना, तो मुंह मत लटका और कुछ भी नहीं होगा समझी। जिस पर रागिनी ने उदासी के साथ उसे देखा। जिस पर दिव्या ने समझाकर कहा, पक्का सब सही होगा। जिस पर रागिनी ने अपना सिर हिला दिया, जिसे देखकर दिव्या निकल उसका मूड सही करने के लिए वहां से अंदर की तरफ चली गई थी। वहीं पलक और अविनाश अभी भी कार में बैठे हुए थे। वहीं पलक अपना सीट बेल्ट खोलकर निकलने ही वाली थी कि अविनाश ने उसके हाथ को पकड़ लिया। जिस पर पलक ने अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा और सवालिया भरी नजरों से देखने लगी थी। जिस पर अविनाश ने उधर उधर देखा तो उसको ऐसे इधर उधर देखते हुए देखकर पलक ने चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन के आ गए थे कि अब वह क्या करने वाला है। क्या वह यहाँ पर उसे किस करने का, क्या यह सोचकर ही उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वहीं अविनाश ने एक बार इधर उधर देखा, फिर पलक की तरफ देखते हुए अपने दोनों कानों को पकड़ लिया। वहीं पलक, जिसके दिमाग में एक मिनट में न जाने कितने ही उल्टे सीधे ख्याल आ गए थे, यह देखकर उसकी आंखें अचानक से बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं अविनाश ने अपने दोनों कान पकड़कर माफी मांगते हुए कहा, आई एम सो सॉरी पलक, कल के लिए। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो,
और मुझे कल वह नहीं बोलना चाहिए था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए प्लीज़ माफ़ कर दो। कान पकड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। माफ़ी मांगते हुए उसका चेहरा किसी छोटे से बच्चे की तरह लग रहा था, जिसकी वजह से पहले तो पलक जैसे हैरानी से उसकी तरफ ही देखी जा रही थी, और उसके चेहरे पर गलती का अफसोस साफ देखा जा सकता था, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी अचानक से पलक के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो मुस्कुराने लगी थी। उसे मुस्कुराते हुए देखकर अविनाश ने अपना छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, पहले माफ़ कर दो। कब तक कान पकड़वाने का इरादा है? अगर किसी ने देख लिया ना तो आफत आ जाएगी। कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ अपनी बीवी के सामने कैसे कान पकड़ रहा है। यह सुनकर पलक ने मुस्कान गायब हो गई थी और उसने नाराजगी से अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और शीशे बाहर की तरफ देखने लगी थी। वहीं यह देखकर अविनाश ने हैरानी के साथ कहा, अरे अब क्यों नाराज हो रही हो? माफ कर दो ना, माफ तो करो। अभी तो मुस्कुरा रही थी ना। जिस पर पलक ने बेरुखी से कहा, मन नहीं है अभी, इसीलिए चुपचाप से कान को पकड़कर बैठे रहो। जिस पर अविनाश की हालत खराब होने लगी थी। उसे अपने कहे हुए शब्दों पर अब जैसे अफसोस होने लगा था। साथ ही वह समझ गया था कि उसने अपनी बेचारी सी बीवी को वापस से नाराज कर दिया है, जिस वजह से वह और भी ज्यादा अफसोस होने लगा था। आखिर वह क्यों ही गुस्सा हुई थी, जिससे उसने अपने मन में कहा, सच में लड़कियों को मनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और फिर उसने उसे मनाते हुए कहा, देखो पलक, बाद में अच्छे से जो सजा देनी है ना दे लेना, बट अभी माफ़ कर दो प्लीज़। और जल्दी से अंदर जाना ना, पूरी फैमिली हमारी वेट कर रही होगी। लेकिन पलक ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। वह जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रही। वहीं यह देखकर अविनाश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, जब तक माफ़ नहीं करोगी मैं अपने कान नहीं छोड़ूंगा और तुमसे बार बार माफ़ी मांगूंगा। यह कहते हुए वह बार बार बोलने लगा, पलक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी पलक। पलक मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी। मुझे आज के बाद से कोई गलती नहीं करूँगा, लेकिन आज माफ़ कर दो प्लीज़। वह बार बार यही सब बोल रहा था, जिससे पलक पिघल गई थी, लेकिन उसके उसके सामने बयां नहीं किया और अपना मुंह छुपाते हुए हंसने लगी थी। वहीं पलक ने अपना छोटा सा मुंह बनाकर कहा, पलक सुनो ना, माफ़ कर दो ना प्लीज़, प्लीज़ ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। अगली बार से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा यार, प्लीज़। जिस पर पलक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है कर दिया माफ़, लेकिन अगली बार के लिए अपने ये वर्ड्स याद रखना। समझ में आया? और वह उसे वार्निंग भरी नज़रों से देखने लगी थी, जिस पर अविनाश का मुंह बन गया था और वह अपने मन में बोला, जब देखो तब गुस्सा करती रहती है, प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करती है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि अचानक से पलक ने उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया था। और यह उसके रिश्ते में पहली किस थी, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया था और उसके दिमाग के सिस्टम में जैसे कोई वायरस चला गया हो, जिससे उसने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। वह जैसे अपनी जगह पर ही मूर्ति की तरह जम सा गया था। उसकी आंखें जैसे खुली की खुली रह गई थी। वह अपनी खुली हुई आंखों से पलक के चेहरे को देख रहा था, जो कि अपनी आंखों को बंद किए हुए ही उसके होठों को किस कर रही थी। वह उसके काफी करीब थी, जिससे उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बुलेट से भी काफी तेज स्पीड में दौड़ने लगी थी, जिससे उसकी दिल चाहता था कि वह पलक को किस करे, लेकिन कभी उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि वह उसके इतने करीब आ जाए। लेकिन आज तो उससे पहले पलक उसके इतने करीब आकर किस करके गई थी, तो वह ये फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। वहीं पलक भी बाहर निकल कर अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रही थी। उसकी धड़कनें भी तेज थी, उसका हाल भी अविनाश की तरह ही था और वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। शर्म से उसके गाल गुलाबी हो दोनों की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज थी, जो कि अपनी आंखों को बंद करके किस कर रही थी। वह उसके काफ़ी करीब थी, जैसे उसके दिल की धड़कनें भी किसी रोलर कोस्टर की तरह दुगनी स्पीड में चल रही थी। वहीं वह कुछ रिएक्ट कर भी पाता उससे पहले पलक जल्दी से उससे दूर हो गई और अविनाश के होश में आने से पहले ही वह वहां से निकल गई थी। वहीं अविनाश पत्थर की मूर्ति बनकर बैठा हुआ था, उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। उसके जाने के बाद उसने अपने होठों पर अपना हाथ रखा और उसके टच को महसूस करने लगा था। फिर अचानक से उसका चेहरा शर्म और किसी से खिल उठा था। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।